नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ यूट्यूब के सहकार यूट्यूब चैनल के साथ। मैं उपस्थित हूँ एक नए अंक के साथ जिसका संदर्भ भी विगत अंकों की तरह ऐतिहासिक ही है। आजकल महान योद्धा राणा सांगा की बड़ी चर्चा है। देखिए, वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र नायकों को अपमानित करने का चलन बढ़ गया है। पहले यह काम वामपंथी इतिहासकारों और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों द्वारा किया जाता था। उनका हमेशा यह प्रयास रहता था कि राष्ट्र नायकों के राष्ट्र निर्माण के कार्य में दिए गए योगदान को इतिहास की पुस्तकों में स्थान न दिया जाए और अथवा उन्हें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाए। वर्तमान समय में इस कार्य का बीड़ा कतिपय राजनीतिक दलों के नेताओं ने उठाया है। उनका उद्देश्य भ्रम फैलाकर अपने वोट बैंक को तुष्ट करना है। इसलिए आवश्यक हो गया है मेरे लिए, खासकर चूँकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और इतिहास से मैंने एमए और पीएचडी किया है, कि राष्ट्र निर्माता राणा सांगा के राष्ट्र निर्माण के योगदान को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। देखिए, राणा सांगा के नाम से विख्यात संग्राम सिंह प्रथम मेवाड़ आधुनिक राजस्थान का हिस्सा है कि 1509 से 1528 ईस्वी तक राणा अर्थात शासक रहे थे। राणा सांगा उनका उपनाम था, वास्तविक नाम संग्राम सिंह प्रथम था। क्योंकि इसी वंश में संग्राम सिंह द्वितीय करके भी एक शासक हुए थे। उनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह प्रथम था, लेकिन उपनाम राणा सांगा था और इसी के रूप में वे ख्यात थे। राणा सांगा का जन्म राणा रायमल और महारानी रतन कुंवर के पुत्र के रूप में चित्तौड़ में हुआ था। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। यद्यपि समकालीन रचनाओं में उनकी जन्म तिथि के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु राणा सांगा की जन्म के समय नक्षत्रों की जो स्थिति थी और कुंभलगढ़ के शिलालेख में जो उल्लेख है, उसके आधार पर इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राणा सांगा के जन्म का वर्ष 1482 निर्धारित किया है। राणा सांगा सिसोदिया वंश से आते थे। मेवाड़ के राजा के रूप में, मेवाड़ के राणा के रूप में उनका राज्यारोहण 1509 ईस्वी हुआ था, जिस पर वे अपनी मृत्यु तक आरूढ़ रहे। उनकी मृत्यु जनवरी 1528 ईस्वी में हुई थी। राणा सांगा एक कुशल सेनानायक थे। उनके बारे में मशहूर है कि 100 युद्धों में भाग लेने के फलस्वरूप उनके शरीर पर तलवार, भालों और बर्छियों के 80 घावों के चिन्ह थे। इस बात की चर्चा मध्यकालीन भारत के इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में भी की है। राणा सांगा के बारे में यह भी मशहूर है कि जिन 100 लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया था, उसमें से मात्र एक लड़ाई, खनवा की लड़ाई में वे परास्त हुए थे। यह लड़ाई उन्होंने मुगल आक्रांता बाबर के विरुद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा था, जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। युद्ध के मैदान में राणा सांगा ने अपना एक आंख और एक हाथ खो दिया था। साथ ही पैर से भी वे घायल हो गए थे। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टॉड, जो राजपूताना के इतिहास के आधिकारिक इतिहासकार हैं, उन्होंने राणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष कहा है। वे राणा सांगा की चर्चा बड़ी सम्मान के साथ करते हैं। राणा सांगा ने अपने सैन्य पराक्रम से दिल्ली, मालवा और गुजरात के तत्कालीन शासकों को 18 विभिन्न युद्धों में परास्त किया और राजस्थान के अधिकांश भूभाग, मालवा और गुजरात के उत्तरी भाग पर अपना परचम लहराया। साथ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश और सिंध के अमरकोट तक का भी उनका नियंत्रण था।
राणा सांगा ने ऐसे कई लड़ाइयों में भाग लिया, लेकिन उनकी एक महत्वपूर्ण जो लड़ाई थी वह मालवा के सुल्तान महमूद के विरुद्ध 1518 ईस्वी में गगड़ांव में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में उन्होंने सुल्तान महमूद को करारी हार दी, और इस लड़ाई का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इस लड़ाई के साथ ही मालवा में हिंदू शासन की पुनर्स्थापना हुई, जो कि 1305 ईस्वी में परमार वंश के पतन के साथ ही समाप्त हो गया था। परमार वंश का शासन हुआ था और मुसलमानों ने शासन को परमार वंश को पराजित करके उस पर अपना अधिकार कर लिया था। विजय प्राप्त करने के साथ ही राणा सांगा ने हिंदुओं पर जो जजिया कर लगा था उसको समाप्त कर दिया, परंतु इसके पहले भी वे कई युद्ध लड़ चुके थे, और यह युद्ध उन्होंने दिल्ली के सल्तनत पर आसीन इब्राहिम लोदी से लड़ा था। इब्राहिम लोदी राणा सांगा की बढ़ती शक्ति से सशंकित था, और उसने राणा सांगा के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। दोनों पक्षों के बीच 1517 ईस्वी में खतौली में युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की सेना बुरी तरह परास्त हुई और भाग खड़ी हुई। इब्राहिम लोदी ने हिम्मत नहीं हारी और राणा सांगा पर कई बार प्रहार किए, हर बार उसे हार मिली। 1519 ईस्वी में धौलपुर के युद्ध में वो हारा, और पुनः रणथंभौर के युद्ध में भी उसे हार का सामना करना पड़ा। राणा सांगा ने 1520 में गुजरात पर भी आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, और अहमदाबाद तक वे पहुंच गए। परंतु राणा सांगा की जो भारतीय इतिहास में चर्चा मिलती है वह इस कारण है कि उनका मुगल आक्रांता बाबर के साथ संघर्ष हुआ और उसका उन्होंने प्रतिरोध किया था। बाबर भारत पर नजर गड़ाए हुए था और उसने कई सैन्य अभियान भी किए थे। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को बुरी तरह परास्त किया था। यहाँ पर मैं एक चर्चा कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे मध्यकालीन भारत के महान इतिहासकार हैं आर.सी. मजूमदार, S.C. राय चौधरी और के दत्त ने एक पुस्तक लिखी है एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें भारत के मध्यकालीन भारत के इतिहास की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए 2 लोगों ने आमंत्रित किया था जो इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट थे। पहला नाम है दौलत खां लोदी। वह इब्राहिम लोदी से इसलिए नाराज़ था कि इब्राहिम लोदी ने उसके पुत्र दौलत खां लोदी के पुत्र दिलावर खां के साथ निष्ठुर व्यवहार किया था। और दूसरा नाम है इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां का, जो दिल्ली गद्दी पर अपना स्वाभाविक हक मानते थे। स्पष्ट है कि इन 2 व्यक्तियों ने, दौलत खां लोदी और दिलावर खां ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के आमंत्रित किया था। मैंने इसकी चर्चा यह इसलिए कर दी कि कई लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबर को आमंत्रित करने में राणा सांगा की भी कहीं से कोई भूमिका थी। ऐसा कोई निश्चित साक्ष्य इतिहास की पुस्तकों में, समकालीन इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलता है। यह आपको जानना चाहिए, और यह एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे बाबर ने राणा सांगा पर आक्रमण करने के लिए स्वयं गढ़ा था और इसकी चर्चा की थी। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में प्राप्त विजय के बाद बाबर ने तुरंत दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया, परंतु मात्र दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने से भारत की विजय का उसका स्वप्न पूरा होने वाला नहीं था। वह समझता था कि उसके पास सबसे बड़ी चुनौती महान योद्धा राणा सांगा से निपटने की थी। इस उद्देश्य से वो अपने साधनों को व्यवस्थित करने में लग गया। आगरा में ही उसने अपने साधनों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया और अपने पुत्र और अन्य सरदारों को विभिन्न भागों में विजय करने के लिए उसने प्रेरित किया, उनको भेजा। राणा सांगा भी बाबर की महत्वाकांक्षा से परिचित थे। वे समझ रहे थे कि विदेशी आक्रमणकारी बाबर केवल लूट कर वापस लौटने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो भारत में विदेशी शासन की स्थापना करना चाहता है। उन्होंने एक विशाल सेना के साथ बयाना के लिए प्रस्थान किया, जो उनके अधिकार में था, लेकिन जिस पर मुगल सेना ने कब्जा कर लिया था। इस सेना में कहा जाता है कि उस समय के 7 राजपूत राजा और 104 सरदार सम्मिलित थे। राणा सांगा ने
बयाना के गवर्नर मेहदी ख्वाजा को बुरी तरह पराजित किया और उसे दुर्ग की विशाल चारदीवारी में बंद रहने के लिए विवश कर दिया। अब बयाना के विजय ने राणा सांगा की प्रतिष्ठा वृद्धि कर दिया और उन्हें बाबर के विरुद्ध स्वाभाविक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। अब विदेशी आक्रमणकारी को भारत से खदेड़ने के लिए राष्ट्रीय पुनर्जागरण के नायक राणा सांगा के नेतृत्व में एक संयुक्त मोर्चा तैयार हुआ, जिसमें हसन खां मेवाती जैसे लोधी वंश के समर्थक, मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर एवं चंदेरी के शासक तथा सिकंदर लोधी का दूसरा पुत्र महमूद लोधी शामिल था। कहने का मतलब है कि इन लोगों ने राणा सांगा को अपना स्वाभाविक नेता मान लिया और उसके नेतृत्व में वे विदेशी आक्रमणकारी को भारत से खदेड़ने के लिए दृढ़ प्रतीक हो गए। अब राणा सांगा ने जो बयाना के युद्ध में विजय प्राप्त की और जो उसके पास एक विशाल सेना थी, उसका समाचार बाबर के सैनिकों तक पहुंच गया। अब बाबर का सैनिकों का मनोबल टूट गया और वे काबुल लौटने की जिद करने लगे। इसी समय धूर्त बाबर ने एक चाल चली। उसने स्थिति को भांप लिया। अब उसने सैनिकों में उत्साह भरने के लिए मदिरा की प्यालियों को तोड़ दिया और यह शपथ ली कि वह कभी मदिरा पान नहीं करेगा। इतना ही नहीं, उसने राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद का नाम दिया और सैनिकों को कुरान शरीफ के नाम पर लड़ने की कसम दिलाई। अब युद्ध असंभावी था। 16 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा के पश्चिम में खनवा के मैदान में दोनों पक्षों की भिड़ंत हुई। राणा सांगा की सेना अत्यंत वीरता से लड़ी, परंतु तोपखाना के इस्तेमाल ने उनके मनोबल को तोड़ दिया और राणा सांगा की पराजय हुई। राणा सांगा स्वयं युद्ध में घायल हुए और युद्ध क्षेत्र से उनके कुछ अनुयायी उन्हें बाहर ले गए और घायल अवस्था में ही 30 जनवरी 1528 ईस्वी को 45 वर्ष की अवस्था में उत्तर प्रदेश के कल्पी नामक जगह पर उन्होंने दम तोड़ दिया। तो इस तरह राणा सांगा मात्र 45 वर्ष की उम्र में वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु उन्होंने अपने शौर्य, पराक्रम और साहस से भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। और राणा सांगा के व्यक्तित्व के बारे में मैं दो समकालीन व्यक्तियों की वक्तव्य की चर्चा आपसे करूँगा। एक तो स्वयं बाबर था, जिसने लिखा अपनी आत्मकथा में कि राणा सांगा भारत के एक महत्वपूर्ण शासक थे और उन्हें दक्षिण भारत के शासक दक्षिण भारत के विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समकक्ष माना। और जो एक अन्य इतिहासकार थे, मुगल इतिहासकार अब्द अल कादिर बदायूं ने, उन्होंने अपनी पुस्तक में राणा सांगा को पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से जानता है, कि समकक्ष हिंदू शासक माना। तो इन दो व्यक्तियों का जो वक्तव्य है जो राणा सांगा के प्रति, वह उन लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है जो हमारे राष्ट्र नायकों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देता हूँ, आपको यह जानना चाहिए कि आज सनातन धर्म की जो स्थिति है या सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, बचे हुए हैं, मंदिर में जो भगवान हैं, वो हमारे योद्धाओं वीर शिवाजी और अन्य मराठे योद्धा संभाजी महाराज, अन्य राणा सांगा, महाराणा प्रताप और अन्य राजपूत राजे, जाट राजा, सतनामी राजा, इनके संघर्ष का ही परिणाम है कि आज हम सनातन धर्म को इस रूप में देख रहे हैं। तो आज के अंत में इतना ही। फिर अगले में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।